बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबी मुहिम 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से बिलाखिर ज़ोर पकड़ गई। तहरीक इंसाफ को इस मुहिम से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हुकूमत तो ऐसे है कि जैसे इनका घेराव करने पर तुली हुई है। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा इंतखाबी मुहिम अगर गर्मजोशी से जारी है तो वो तहरीक इंसाफ की है। अगर तहरीक इंसाफ को बिल्कुल उसी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबी मुहिम में भी दिया जाता, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून चला रही है, पीपल्स पार्टी मुहिम चला रही है, दीगर पार्टियां मुहिम चला रही हैं, तो फिर पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम का समा ही कुछ और होता। लेकिन ये सूरत हाल ऐसे बन कैसी गई, तहरीक इंसाफ की इतनी ज़्यादा मकबूलियत कैसे हो गई और इंतखाबी मुहिम में वो नज़र भी आती, आज की सूरत हाल के मुताबिक नज़र आती। लेकिन इस तरह से अगर तहरीक इंसाफ का घेराव ना किया जाता, इस तरह से तहरीक इंसाफ को पीछे ना धकेला जाता, तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की इस तरह की मकबूलियत ना होती और वो आज इस तरह से मुहिम चला रही है। इसके बावजूद के झंडा लहराने की इजाज़त नहीं है, गैर एलानिया तौर पर इजाज़त नहीं है, रैली नहीं कर सकते, बल्कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए। जबकि इसी दफ़ा के नीचे, इसी दफ़ा की छतरी के तले मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी रैली हो चुकी है। जब आप इंतखाबी मुहिम में जा चुके होते हैं, इस तरह से इंतखाबी मुहिम जब इंतखाबात बिल्कुल करीब आ जाएं, तो किस तरह से आप इंतखाबी सरगर्मियों को रोक सकते हैं। बहरहाल रोका गया है दफ़ा 144 लगाकर, और इस दफ़ा का इतलाक़ ज़्यादातर तहरीक इंसाफ पर होता है। कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के शाम को बैनर लगाए जाते हैं, सुबह तक वो खींच लिए जाते हैं, उतार लिए जाते हैं। झंडों की भी यही सूरत हाल है, फ्लैक्सें भी नहीं लगाने दी जा रही, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है। तो बहरहाल ये तो अपनी जगह पर दुरुस्त हो सकता है, लेकिन इंतखाबी मुहिम से के हवाले से तहरीक इंसाफ आज भी सबसे आगे है। ज़रा गाड़ियों की तरफ देख लें, जिस तरह से डोर टू डोर ये लोग जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा यही जा रहे हैं। झंडे इनके पास नहीं होते। बहरहाल गाड़ियों के ऊपर इन्होंने अपनी फ्लैक्सें लगाई होती हैं, जिस हद तक भी मुमकिन है पम्फलेट छपवाने की कोशिश करते हैं। आगे कहीं तकसीम हो सके ना हो सके ये अलग बात है। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने एक समा बना दिया है इंतखाबात का। पाबंदियों के बावजूद भी उधर मियां शहबाज शरीफ साहब वो भी टूट टूट कर अपनी बातें कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा, मियां नवाज शरीफ भी, वो भी जलसे जुलूसों में जा रहे हैं। उनकी कार्नर मीटिंग भी हो रही हैं, उनकी तरफ से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े बुलंद आहंग नारे लगाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तो एक मामले पर उधर बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी अपनी कह रहे हैं, उनका सारे का सारा टारगेट मियां नवाज शरीफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून है। तहरीक इंसाफ को वो कह रहे हैं कि मुझे आप वोट दें, मेरे आप साथ चलें। इमरान खान ने इसको कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी भी सूरत बिलावल की मदद नहीं की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार तहरीक इंसाफ की तरफ, उन लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, उनको बावर करवा रहे हैं कि आपको तो इंतखाबी निशान भी नहीं मिला, तहरीक इंसाफ कहीं की नहीं है, तो आप मुझे वोट दें, मेरी मदद करें। लेकिन इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी सूरत बिलावल भुट्टो जरदारी की मदद नहीं की जाएगी। इन्होंने मदद के लिए कहा है, हो सकता है कि बिलावल की तरफ से बाकायदा रब्ता भी तहरीक इंसाफ के साथ किया गया हो। इमरान खान कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्होंने अगर मदद मांगनी है, इनको मदद की ज़रूरत है, तो फिर उनसे जाकर मांगे जिनके साथ ये 16 माह तक इक़्तिदार में रहे हैं। उनसे कैसे मदद मांग सकते हैं? उनके तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुकाबला आ चुके हैं, बल्कि आज तो उनकी तरफ से कहा गया है कि शेर वाले भी मुझे ही वोट दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक जलसे में कहा कि जैसे ही हम इक़्तिदार में आएंगे, बहरहाल हर किसी को हक हासिल है कि वो इक़्तिदार में आने का ख्वाब देखे, इक़्तिदार में आने की मनसूबाबंदी करे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी ऐसी मनसूबाबंदी की गई है। और वैसे मुझे थोड़ा सा शक नज़र आ रहा है कि जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ के सर के ऊपर हुमा बिठाया था, अब वो पीछे थोड़ा सा पिसपाई इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल लाडले की साफ में शामिल हो जाएं और वही वज़ीर आज़म बन जाए। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे किसी भी वक्त कुछ भी
ہو سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری بھی ایک امید لے کر بیٹھے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور ہماری اس رائے کے حق میں یہ دلیل بھی جاتی ہے۔ فیصل وابڈا وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف اور صرف اگر چاہیے تو بھٹو کے لیے انصاف چاہیے۔ اس طرح سے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور فیصل وابڈا اپنے فیصلے سیاسی کرتے ہیں تو کسی کے آشیرواد سے، کسی کی پشت پناہی سے، کسی کے کہنے پر یا کسی کی شہ پر کرتے ہیں۔ تو اس سے تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل بلاول بھٹو زرداری کے سر پر وہ ہاتھ رکھ دیا جائے جو آج تک تو ابھی تک میاں نواز شریف کے سر پر، میاں نواز شریف کی پشت پر موجود ہے۔ بہرحال یہ پاکستان ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ جیسے میں اقتدار میں آؤں گا سب سے پہلے سیاسی قیدیوں کو رہا کروں گا۔ تو آج سیاسی قیدی کون ہیں؟ سارے کے سارے تحریک انصاف سے وابستہ، حتیٰ کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی، سارے کے سارے بڑے بڑے لیڈر اور ان کے چھوٹے لیڈر بھی سیاسی لیڈر، یہ آج کل جیل میں ہیں۔ ان کی طرف سے جیسے کہا گیا کہ اقتدار میں آتے ہی میں ان کو رہا کر دوں گا، سیاسی قیدیوں کو رہا کر دوں گا، انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن سیاسی قیدی یہی ہیں۔ تو اس پر شہباز شریف صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سیاسی قیدیوں کی بات کرتے ہیں تو میرے مہربان پہلے ذاتی جیلوں سے لوگوں کو رہا کریں۔ تو شہباز شریف کو اس بیان سے آگ لگ گئی کہ عمران خان کی رہائی کی کوئی بات کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے۔ کل شہباز شریف نے قسم کھا کر کہا تھا کہ عمران خان اگر آج جیل میں ہیں تو اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو ایک طرف صفائیاں پیش کرتے ہیں تو دوسرے طرف آگ بگولا بھی ہوتے ہیں، اشتعال بھی دکھاتے ہیں، غصے میں بھی آتے ہیں۔ ادھر ایک تو باقی انتخابی مہم بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ تو جس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا اور انتخابات سے پہلے دھاندلی ہو رہی ہے، تو انتخابات کے روز کیا ایسا ہی ہوگا؟ تو نگران وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے عمران خان کی زیادہ توجہ اپنی شہرت پر تھی، تو ایسے موقع پر جب انتخابی مہم جاری ہے تو کیا نگران وزیر اعظم کو ایسا بیان دینا چاہیے؟ بہرحال اب تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جس طرح کے حالات ہیں، ان میں بہت سے لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا اور انتخابات سے قبل ہی دھاندلی کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جس طرح سے تحریک انصاف کو پس سے پش ڈالا جا رہا ہے، جس طرح سے تحریک انصاف پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے ان کے امیدواروں کو بلے کا نشان بھی نہیں دیا گیا، جس طریقے سے ان کے امیدواروں کو اٹھا لیا گیا، جس طریقے سے تائید اور تصدیق کرنے والوں پر بھی زندگی بھاری کر دی گئی، اس سے تو بالکل یہ ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے انتخابات میں اس طرح سے کوئی ریلیف نہیں ہے، اور دھاندلی اس سے بڑی کیا پھر دھاندلی ہو سکتی ہے؟ لوگوں کی طرف سے سوال اٹھایا جا رہا ہے تو کیا انتخابات کے دن دھاندلی ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات کے دن دھاندلی ہوگی۔ انتخابات کے روز ناممکن ہے دھاندلی کرنا، اور انتخابات کے روز دھاندلی نہیں ہوگی بلکہ شفاف انتخابات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ پاکستان میں غیر ملکی مبصرین بھی ہوں گے، پاکستان کا میڈیا بھی ہوگا، ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کرے گا، اور پھر دھاندلی کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کو جتنا انہوں نے پیچھے لے جانا تھا اتنا لے جا چکے ہیں۔ پارٹی کے طور پر تحریک انصاف انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی، ہر امیدوار آزاد ہے، تو اب انتخابات کے روز میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی بھی دھاندلی کی جائے گی۔ اگر ان کے زیادہ امیدوار جیت جاتے ہیں تب بھی ان کے پاس 200 سے زیادہ جو خصوصی نشستیں ہیں وہ نہیں ہوں گی، تو کسی بھی صوبے میں ملکی سطح پر ان کے جتنے بھی امیدوار جیت جائیں، اگر خصوصی نشستیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کہیں بھی حکومت نہیں بنا سکتے۔ تو انتخابات کے روز دھاندلی کی پھر کیا ضرورت رہ جائے گی جب دنیا کے مبصرین پاکستان میں موجود ہوں گے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کے روز کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوگی بلکہ غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات ہوں گے۔ ایک بڑا حیران کن سروے سامنے آیا ہے، یہ مخدوم علی جعفر شاہ کی طرف سے کروایا گیا سروے ہے، ان کی طرف سے سوال پوچھا گیا ہے، حیران کن سوال ہے، سروے بھی حیران کن ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے ان میں سے آپ کا پسندیدہ آرمی چیف کون ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے پرویز مشرف کا نام دیا ہے جس ترتیب سے آرمی چیف بنے ہیں، اس کے بعد انہوں نے جنرل راحیل شریف کا نام دیا ہے، درمیان میں کیانی صاحب آ گئے، اس کو شامل نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد پھر نام دیا گیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا، جنرل صاحب کے بعد نام دیا گیا ہے جنرل عاصم منیر کا۔ تو حیران کن طور پر اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، 12,000 لوگوں کی طرف سے اس میں ووٹنگ کی گئی ہے، اس میں پرویز مشرف کو دیے گئے ہیں 63%
जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 63% लोगों ने कहा कि हमारा ये पसंदीदा आर्मी चीफ है, और जनरल राहील शरीफ को 31% लोगों ने कहा कि हमारा ये पसंदीदा आर्मी चीफ है, और जनरल बाजवा को वोट मिले हैं 1% की तरफ से कहा गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हमारे पसंदीदा आर्मी चीफ हैं, और जनरल आसिम मुनीर साहब को 5% वोट मिले हैं। तो मेरे लिए हैरान कौन ये सर्वे इसलिए है कि परवेज़ मुशर्रफ की मकबूलियत किस तरह से 63% हो सकती है। हो सकता है कि बहुत से लोग परवेज़ मुशर्रफ को इसी तरह से चाहते हों, लेकिन आज की सूरत हाल में लोगों की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ को 63% ने पसंद किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा इसलिए किया गया है। अगर 4-5 साल पहले ऐसा सर्वे होता तो परवेज़ मुशर्रफ की मकबूलियत 63% ना होती, लेकिन आज अगर परवेज़ मुशर्रफ को 63% मकबूलियत दी जा रही है, या 63% लोग ये समझते हैं कि हमारा वो पसंदीदा आर्मी चीफ था, तो मैं समझता हूँ कि उसकी आज की सूरत हाल में सबसे बड़ी वजह मुस्लिम लीग नून है। ये दरअसल परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में वोट नहीं दिए गए, बल्कि मुस्लिम लीग नून की मुखालफत में बहुत से लोगों ने 63% लोगों ने पसंदीदगी का इजहार किया है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंतखाबात में सूरत हाल क्या हो सकती है। वही सर्वे जो अमूमी तौर पर आ रहे थे मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, यहाँ पे तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई बात नहीं की गई कि किसको आप नापसंद करते हैं, लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से तहरीक इंसाफ वाले तो यूँ समझें कि उधार खाए बैठे हैं। जहाँ पे उनका नाम आता है वहीं पे वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे जनरल बाजवा को सिर्फ 1% वोट मिले हैं, और इधर मंसूर अली खान साहब की तरफ से एक व्लॉग बनाया गया है जिसमें वो कहते हैं कि वो वेबसाइट बंद कर दी गई जिस पर जनरल आसिम मुनीर, जनरल आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। तो क्या जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ वाले कोई बाकायदा प्रोपेगेंडा करते हैं? तो ये तो दावा है मंसूर अली खान का। मंसूर अली खान साहब जैसे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इस ख्वाहिश को सामने रख कर व्लॉग बनाते हैं कि तहरीक इंसाफ को जितना भी आर्मी से दूर रखा जाए उतना ही कम है। यही कोशिश होती है मुस्लिम लीग नून की भी, और दीगर कुछ सहाफ़ियों की भी, कुछ एंकर्स की भी। बहरहाल हमारे सामने ये सर्वे आ गया कि जनरल मुशर्रफ की मकबूलियत 63% है। इससे यही ज़ाहिर होता है कि मुस्लिम लीग नून की जो गैर मकबूलियत है वो 63% है, और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जितनी मुस्लिम लीग नून की ना मकबूलियत है इतनी ही तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं काजी फ़ाइज़ साहब के फ़ैसले की। उनकी तरफ से तहरीरी फ़ैसला आ गया बल्ले के हवाले से, तो ऐसे फ़ैसले पर यकीनी तौर पर रोना आता है। काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से जो इंसाफ किया गया उस पर रोना आता है। बिल्कुल काजी फ़ाइज़ साहब जिस तरह से इंसाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके एक एक रुएं से, उनके एक एक लफ्ज़ से नाइंसाफ़ी टपक रही है। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने जो फ़ैसला तहरीरी दिया आप देख चुके होंगे, लेकिन हम उसमें से सिर्फ 1-2 फ़िक्रों पर बात करेंगे। काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से कहा गया है, बल्ले की महरूमी की वजह PTI के ज़िम्मेदारान हैं। पार्टी इलेक्शन से मेंबरान को लाइल्म रखा गया। PTI के 14 मेंबरान ने शिकायत की। तो इस पे रोना आता है काजी साहब पे, काजी साहब के ऐसे इंसाफ पर। बाकी उन्होंने अपने फ़ैसले में जो कुछ कहा उस पर भी तनकीद हो चुकी है, लेकिन ये किन 14 मेंबरान की बात करते हैं? वो 14 मेंबरान जो तहरीक इंसाफ से निकाले गए थे या तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, जिनका कोई तलक नहीं था तहरीक इंसाफ से, उसके बारे में काजी फ़ाइज़ साहब कहते हैं कि उनको इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन से लाइल्म रखा गया। ये वो लोग हैं जो बल्ले की मुखालफत करते रहे। जैसे ही काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से ये फैसला आया कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा, तो इन 14 लोगों की तरफ से जश्न मनाया गया। यही सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। तो क्या ऐसे होते हैं पार्टी के मेंबरान जो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचने पर इस तरह से जश्न मनाते फिरते हैं? तो काजी साहब के ऐसे फैसले होंगे तो फिर रोना नहीं आएगा तो क्या होगा? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।